हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट IMP 20 जीके। तो चलो आज देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने किया था। कब किया था? त्रिक काल में किया था। और ये गायत्री मंत्र त्रिगवेद के कौन से मंडल में है? त्रिगवेद के तीसरे मंडल में है। तो याद रहेगा, यहाँ पे देखेंगे गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, तो विश्वामित्र ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, प्रसिद्ध बेसर शैली का प्रयोग कहाँ किया गया है? प्रसिद्ध बेसर शैली, 3 प्रकार की शैली होती है जिसमें ये बेसर शैली होता है ना, तीसरी जो है बेसर शैली, इसका प्रयोग कहाँ इतिहास में कहाँ किया गया है? बेसर शैली का जो प्रयोग है, तो बेसर शैली का जो प्रयोग है दोस्तों, ये दक्षिणापथ में किया गया है। मतलब दक्षिणापथ दक्षिण भारत को ही कहा जा रहा है, तो दक्षिण भारत में इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 आते हैं। भारत में शक, बैक्ट्रियन, इंडो पार्थियन आदि राजवंशों की जानकारी का एकमात्र स्रोत है। तो क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, उनके इतिहास के बारे में जानने के लिए सिर्फ सिक्के ही हमारे पास उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा के बारे में प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। और इस सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था दोस्तों? सती प्रथा का जो उन्मूलन है वो किया गया था 1829 में। और कौन से गवर्नर जनरल के काल में किया गया था दोस्तों? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में किया गया था। और यहाँ पे एक और समाज सेवक के बारे में आता है, आप उसके बारे में कमेंट करके हमें नीचे बताइए, वो कौन है जिन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में मदद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से किस शासक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? क्या बोल रहा है दोस्तों? प्रश्न 5 है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से किस शासक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है एग्जामर जो है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख माना जाता है। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख किसे माना जाता है दोस्तों? तो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख जो है वो जूनागढ़ अभिलेख को माना जाता है। जूनागढ़ जो अभिलेख है वो रुद्रदामन द्वितीय से संबंधित है। जूनागढ़ जो अभिलेख है वो रुद्रदामन द्वितीय से संबंधित है और ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अशोक के अधिकांश अभिलेखों की लिपि है। अशोक ने विभिन्न भाषाओं में लिपि लिखा है, मतलब उसके लिपि मिलते हैं अशोक के, लेकिन अधिकांश जो लिपि है वो किस भाषा में मिलते हैं, किस लिपि में मिलते हैं? तो उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि में ही मिलते हैं अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। जीवाश्मों की प्राचीनता का निर्धारण किया जाता है। जीवाश्मों की प्राचीनता का निर्धारण किससे किया जाता है दोस्तों?
तो देखेंगे जीवाश्मों की जो प्राचीनता का निर्धारण है उसको रेडियो कार्बन से निर्धारित किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, रेडियो कार्बन C14 से हमें पता चलता है। ये C14 जो है यहाँ पे वो क्या है, ये C14 कार्बन का समस्थानिक है, जिससे हमें क्या पता चलता है, जीवाश्मों की प्राचीनता का निर्धारण उसी से किया जाता है। इसी पदार्थ ही क्या होता है, उत्तरदायी होता है, जिससे हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारतवर्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? दोस्तों बताइए हमें, भारतवर्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसका सबसे पहले उल्लेख हमें हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। और ये हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पे मिला है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारतवर्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय किन शासकों को जाता है? तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय कौन से शासकों को जाता है दोस्तों? तो वो है इंडो यूनानी, जिसको इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, को जाता है। ये इंडो यूनानी जो है ये बाहर से आए हुए लोग थे। तो इस प्रकार देखेंगे यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इंडो यूनानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। वेदों में सबसे नवीन वेद है, वेदों में सबसे नवीन वेद किसको माना जाता है दोस्तों? तो वेदों में सबसे नवीन वेद माना जाता है अथर्व वेद को सबसे नवीन माना जाता है। और सबसे प्राचीन वेद किसको माना जाता है दोस्तों? ऋग्वेद को माना जाता है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अथर्व वेद। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? क्या बोल रहा है दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। सामवेद को माना जाता है भारतीय संगीत का जनक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। आरण्यक शब्द का अर्थ होता है, ये वैदिक काल से ही आया है ये शब्द। तो आरण्यक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आरण्यक शब्द का अर्थ होता है दोस्तों जंगल होता है आरण्यक शब्द का अर्थ। जैसे यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ में डंडक आरण्य बोलते हैं, डंडक आरण्य। तो जो आरण्यक शब्द जुड़ा हुआ है उसका अर्थ होता है जंगल, वहाँ जंगल ही जंगल है, इसलिए उसको डंडक आरण्य बोलते हैं। तो आरण्यक शब्द का अर्थ होता है जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आता है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है दोस्तों, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा उपनिषदों की संख्या 108 है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। प्रश्न क्रमांक 15 देखेंगे दोस्तों। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है दोस्तों। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस प्रकार उत्तर हो जाएगा ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है दोस्तों, इसको याद रखना, ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है। वेदांगों की संख्या 6 है। प्रश्न क्रमांक 17 देखेंगे दोस्तों। सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन व्याकरण है।
तो कौन सा है दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन व्याकरण जो है ये पाणिनि का अष्टाध्यायी है। सबसे प्राचीन है ये व्याकरण जो है पाणिनि का अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 18 देखेंगे। पतंजलि के महाभाष्य से किस मौर्योत्तर कालीन शासक के बारे में जानकारी प्राप्त होता है? पतंजलि के महाभाष्य से किस मौर्योत्तर कालीन शासक के बारे में जानकारी प्राप्त होता है? अब ये तो सब जानते हैं कि पतंजलि का महाभाष्य है करके, उनकी रचना है करके, लेकिन उनकी महाभाष्य में किस शासक के बारे में बताया गया है ये कोई नहीं जानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। इसके बारे में जानकारी मिलती है पतंजलि के महाभाष्य से। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 आता है दोस्तों। किस पुराण से मौर्य तथा गुप्त कालों का ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है? हमारा प्रश्न 19 है दोस्तों। किस पुराण से मौर्य तथा गुप्त कालों का ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों विष्णु पुराण से मौर्य तथा गुप्त कालों का ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी का प्रमुख साधन है। दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी किससे मिलता है दोस्तों? तो संगम साहित्य से हमें जानकारी मिलता है ना। उसके अतिरिक्त हमें वैदिक साहित्य से हमें इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि उस समय आर्य लोग जो है दक्षिण भारत तक नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए संगम साहित्य जो है दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी का प्रमुख साधन है। तो इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो 20 क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक ज़रूर करें दोस्तों और आगे बढ़ाएं, और इसी प्रकार और नेक्स्ट क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।